हेलो एवरीवन, प्रीति मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जितना आप बनाते हो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन क्या रिपीट होता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में सीडीपी हो या चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, किसी भी सब्जेक्ट में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। 54 क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा अभी के टाइम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 54 क्वेश्चन के सूचना को छोटे छोटे भागों में बांट कर अंश तथा पूर्व में संबंध स्थापित करने की योग्यता। तो पहला है विश्लेषण करना, दूसरा स्मरण कर रखना, तीसरा बोध, चौथा की प्रयोग करना। तो क्या होगा, विश्लेषण करना होगा कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटना, फिर उसके अंश और पूर्व से संबंध बनाना। तो क्या होगा, ये विश्लेषण करना होगा। ये इसका सही आंसर होगा। 55 है शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला, को विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। दूसरा, नए विषय सामग्री पर प्रश्न उत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तीसरा है कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए और पढ़ाए और समय सारणी लागू करें। चौथा है कि मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। थर्ड इसका सही आंसर है कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए और पढ़ाए और समय सारणी लागू करें, ना कि प्रश्न उत्तर बनाए या फिर उसको नए विषय का चर्चा करने पढ़ने के लिए बोले या फिर गृह कार्य दे सप्ताह में 2 बार। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर थर्ड होगा। 56 है प्रेरक अधिगम यानी कि इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है, यानी कि अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो पहला है निपुणता अधिगम, दूसरा संरचनात्मक परीक्षण, तीसरा अनुरूपण यानी कि नकल करना, चौथा की प्रतिपादक निरीक्षण। तो प्रेरक अधिगम का अपोजिट पूछा तो ये होगा प्रतिपादक शिक्षण होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 57 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावशाली चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, सत्य पूछा है किसके विषय में, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रभावकारी कौन सा है। ठीक है, तो पहला है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती है, सत्य पूछा है। ठीक है, फिर दूसरा अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तीसरा समन्वय शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चौथा है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन के व्यवहार पूछा है, सदम में सत्य है क्या, तो व्यवहार। इसका थर्ड आंसर सही होगा कि समन्वय शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक और शिक्षार्थी की अपनी वैचारिक जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। 58 है आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कि आंध्र क्षेत्र में यानी कि आंध्र प्रदेश से हो गया, तो पहला सविनय हो गया, दूसरा है खिलाफत, तीसरा है असहयोग, चौथा है सहयोग। असहयोग बोलते स्वदेशी। तो आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित किस नाम से, तो स्वदेशी के नाम से जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन को। ठीक है, ये सही आंसर होगा। 59 है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री या पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था, किसने किया था। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना का लेखन। तो पहला है ताराबाई सिंधे, दूसरा है राज सुंदरी देवी, तीसरा पंडिता रामाबाई, तीसरा चौथा है बेगम रुकैया। तो ये क्या है, ताराबाई सिंधे है, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। ठीक है,
सही आंसर हो गया। 60 है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? ठीक है, उनका क्या मतलब था? और इसके पीछे इसका क्या मकसद था? ठीक है, तो पहला है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए। दूसरा, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तीसरा, सम्भ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए। चौथा, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो 19वीं सदी का पूछा गया है, तो इसमें क्या है कि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। कंपनी सरकार कौन सी होगी? ब्रिटिश शासन हो गए, कि उनके प्रति वफादार बनाने के लिए ये किया गया था, शिक्षा लागू की गए थे। ठीक है, 19वीं सदी में। ये इसका सही आंसर होगा। 61 है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? पहला, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। दूसरा, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तीसरा, कि भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। चौथा है, भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। तो ऐसा तो है नहीं, ब्रिटिश सरकार थोड़ी ना कि भारत के लिए काम कर रही है। वो क्या है कि भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था उस समय। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 62 है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? पहला है स्थायी समझौता। दूसरा, पट्टीदारी समझौता। तीसरा, रैयत वारी समझौता। चौथा, के माल महल वारी समझौता। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? स्थायी समझौता होगा, कि भू राजस्व के लिए जो राजाओं और तालुकेदार को जो जमींदार जो मान्यता दी गई थी, तो जो वहाँ के जो होते थे, जो सबसे बलवान या फिर जिसका जो उधर ज्यादा अधिपत्य रहता था उस क्षेत्र को, तो उसी को कर वसूली के लिए दिया जाता था। तो स्थायी समझौता इसे कहा जाएगा। 63 है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? पहला है फैजाबाद। दूसरा, इलाहाबाद। तीसरा, कानपुर। चौथा, लखनऊ। तो लखनऊ से उन्होंने स्टार्ट किया था ये। अब बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में, ठीक है, लखनऊ से उन्होंने वहां से सक्रिय भाग लिया था। 64 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारत प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? ठीक है, तो पहला है 1861 का अधिनियम। दूसरा, 1867 का अधिनियम। तीसरा, 1833 का अधिनियम। चौथा है 1858 का अधिनियम। तो सही आंसर होगा 1858 का अधिनियम, जिसमें भारतीय ब्रिटिश शासन भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला, उसके बाद 1858 में हुआ था, ये स्थानांतरित किया था, जिसमें ब्रिटेन से डायरेक्ट शासन किया जाता था वहां के क्राउन से, यहाँ की महारानी द्वारा। ठीक है, 65 है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? ठीक है, पाइक पूछा गया है। पहला, पानी लाने वाले। दूसरा, निवार सेना के सदस्य। तीसरा, बलात् मजदूर। चौथा है बगान में काम करने वाले मजदूर। तो इसका सही आंसर होगा बलात् मजदूर होगा। पाइक कहा पूछा गया है। ठीक है, 66 है, मानीग्राम मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ठीक है, पहला, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां। दूसरा, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। तीसरा, चोल काल के प्रसिद्ध शहर। चौथा, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार शहर। तो ये क्या थे? मणिग्राम और नानदेसी, ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ठीक है, 67 है, ये सही उसका आंसर होगा 68 का, कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ मणिग्राम और नानदेसी। ठीक है, 67 है, नीचे कुछ स्थानों और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य पाए गए हैं। पहला है चिरांद। दूसरा, कोलिडा। तीसरा, बुझौम। चौथा, हलूर। तो ये कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सब बिहार है। तो सही आंसर हम लोग को देखना है। तो सही आंसर पहला का चिरांद का होगा आपका
आंध्र प्रदेश कोलिडा का होगा आपका। उत्तर प्रदेश बुझहोम कहा था, वो कश्मीर में था। और हलूर आपका उत, ये आपका किसमें आएगा? चिरांद आपका बिहार हो गया, और कोलिडा आपका उत्तर प्रदेश, और बुझहोम कश्मीर, और हलूर हो गया आंध्र प्रदेश। हाँ, चिरांद आपका बिहार, कोलिडा आपका उत्तर प्रदेश, बुझहोम आपका कश्मीर, और होलूर आपको उत्तर प्रदेश। ये आपको सही हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया, कितनी बार आया है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का? तो पहला है 12 बार, या 1 बार, या लगभग 1000, या 100। तो 1 बार आया है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बहुत ही डिटेल्स में अगर आप एनसीईआरटी का समरी पढ़ेंगे तो इस तरह का आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि किस तरह से एनसीईआरटी में क्वेश्चन सेट किया जाता है। बहुत ही बारीकी से लोग सेट करते हैं। इसलिए जब भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और डिटेल्स में, और मेरे जो चैनल है उसमें एनसीईआरटी का समरी यानी कि शॉर्ट नोट्स डिस्कशन क्लास है, जिसमें बहुत डिटेल्स में पढ़ने के बाद वो सारे नोट्स आप लोगों के लिए बनाए गए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। 69 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? पहला, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। दूसरा है, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते जो घर त्याग देते हैं। ठीक है। चौथा है, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो पूछा गया कौन सी विशेषता जिसमें बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? तो थर्ड है इसका सही आंसर होगा कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं, जो घर त्याग के सन्यासी बन जाते हैं। तो ये आपका बौद्ध धर्म और जैन दोनों में है, ये सही आंसर होगा। 70 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। तो पहला है घासीदास, दूसरा ज्योतिराव फुले, तीसरा श्री नारायण गुरु, चौथा है हरिदास ठाकुर। किसने कहा था? ठीक है, तो ये आंसर होगा ज्योतिराव फुले ने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है। ये याद रखेगा। ये सब सवाल किसने कहा, कब कहा, ये बहुत इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसका सही आंसर होगा 71 है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। दूसरा, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। तीसरा, ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। चौथा, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अगर प्रजा संतोष होगी तो शासन में अच्छा रहेगा, अगर प्रजा संतोष नहीं तो शासन क्या चलाना मुश्किल होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। 72 है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर चिंगलेपुर जिले में उत्तरामेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते? कौन जो है सभा के सदस्य नहीं बन सकते? ये तमिलनाडु के बारे में पूछा गया। तो वे जिनके अपने घर थे, पहला। दूसरा, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। चौथा या तीसरा, 35 से 70 आयु के वर्ग के लोग। चौथा, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। वेदों का ज्ञान पुराने टाइम पे होता था, तो ऐसा है नहीं कि जिसको वेद का ज्ञान हो, जिसको वेद पढ़ने जैसे कि उस समय नहीं दिया जाता था स्त्रियों को। तो इसमें पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा इस सभा सदस्य नहीं बन सकते। तो इसमें क्या है कि वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया हुए है कि वे सभा के सदस्य नहीं बन सकते। ये इसका सही आंसर होगा। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? इस पे सत्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो पहला है, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया।
दूसरा, प्राय उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। इस समय पहले तो ऐसा ही होता था, जिसके पास नहीं है तो दूसरे को खेती करने के लिए मजदूर लगाते थे। वह प्राय बड़ा भूस्वामी का होता था। चौथा, उसके पद विरासत में मिलता है, था ही पहले सबको वंशानुक्रम, यानी कि जिसका दादा फिर पोता पिता इस तरह के मिलते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा पूछा गया है, सत्य नहीं है कि भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं पूछा गया। तो इसका सही आंसर पहला होगा कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ये इसका बात सही नहीं है। बाकी आपका तीनों सही है कि प्राय उसके पास दास होते थे और भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। वह प्राय बड़ा भूस्वामी होता था, उसके पास ज्यादा जमीन होगी तभी वो लोगों को वैसे खेती करवाएगा या मजदूरी कराएगा। फिर उसके पद विरासत में मिलता था। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। 74 है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? पहला, मृदा का जमाव। दूसरा, रासायनिक गुण, प्रंग पारगम्यता एवं संरचना। तो तीसरा, अपक्षय की दर और खाद मिट्टी। चौथा, मृदा की मोटाई। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक गुण, अपारगम्यता और संरचना, जो जनक जनक है चट्टान का। ठीक है, ये सही आंसर होगा। फिर 75, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला, विद्युत खान खनन। दूसरा सिंटरन। और तीसरा उत्खनन। चौथा है निस्तापन। तो इसका सही आंसर होगा उत्खनन कहलाएगा, जो धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर जब निकालते हैं नीचे से, उसे हम उत्खनन कहते हैं। ठीक है, ये सही आंसर होगा। 76 है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्न में से कहाँ स्थित है? पहला है दक्षिण भारत। दूसरा है हवाई द्वीप। तीसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चौथा है दक्षिणी अफ्रीका। तो इसमें पूछा कि दुनिया के बारे में, संसार पूरे विश्व के बारे में प्राचीन चट्टाने, सबसे प्राचीन चट्टान कहाँ है? तो वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। फिर 77 है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? पहले आर्थिक क्रिया। दूसरा तृतीयक क्रिया। तीसरा है प्राथमिक क्रिया। चौथा है द्वितीयक क्रिया। तो क्या कहा जाएगा? इसे द्वितीयक क्रिया कहा जाएगा। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने, यानी एक से दूसरे को बदलना। तो इसी में एक से दूसरा हो गया, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। 78 है, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? पहला, अमेरिका के म्यूजिक बैंड। दूसरा, परिवहन परिवृत्त चित्र। तीसरा है उत्तरी अमेरिका के कबीले। चौथा है किनिया के घुमंतू यानी खाना बदोश। तो ये क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले है अपाची या क्रो। ठीक है। 79 है, ये इसका सही आंसर होगा आपका थर्ड, उत्तरी अमेरिका के कबीले अपाची और क्रो। ठीक है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण? पहला, कागज उद्योग। दूसरा, पटसन उद्योग। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। चौथा, खाद्य तेल उद्योग। तो इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है सनराइज उद्योग का उदाहरण है। ठीक है। 80 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? पहला, भूमध्य सागरीय भूमध्य क्षेत्र। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र। चौथा है कि भारत की कश्मीर घाटी। तो इसका पहला आंसर सही होगा कि भूमध्य क्षेत्र क्या है? विश्व का फलोद्यान उसे कहा जाता है। ठीक है, ये सही आंसर हुआ। 81 है, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? पहला, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं या शीत समुद्री धाराएं मिलती हो। दूसरा, समुद्री धाराओं का क्षेत्र। तीसरा, कच्चा और ज्वारीय क्षेत्र। चौथा है कम ज्वार का क्षेत्र। तो क्या होगा इसका सही आंसर? उच्च ज्वारीय क्षेत्र होगा, जो नौकायान में सहायता करता है जहाजों के लिए। ठीक है, सही आंसर होगा। 82 पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? पहला, समताप मंडल। दूसरा, तापमंडल। तीसरा है वायुमंडल। चौथा, मध्य मंडल। तो ये क्या है? तापमंडल है, जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पे परिवर्तित करता है। ठीक है।
83 है। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता जाता है यदि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। दूसरा, नवीनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तीसरा, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। चौथा, की मानवीय गतिविधि और प्रकृति पर्यावास को संरक्षित करे रखे रहे। तो इसका क्या होना चाहिए? पर्यावरण के संतुलन बिगड़ता है अगर नवीनीकरण और भू अपरदन चलता रहे, तभी ये आपका उसका संतुलन क्या बिगड़ जाता है। ठीक है, ये सही आंसर होगा, नवीनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। 84 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषण यानी कि दीर्घ जीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, पहला है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। चौथा है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। क्या है? पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम, जबकि इसी का क्या है सबसे ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है, 85 आते हैं। दो शहर यानी एन और एम ग्रीनविच को के क्रमशः 15 पूर्व और 15 पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होता है? यानी कि एक हमारे देश के हिसाब से एक का हिसाब एक को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ 15 पूर्व और 15 पश्चिम है, तो 15 15 30 हो गया। 30 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, 120 मिनट होगा। यानी कि एक को 4 मिनट से इंटू करना है, तो 15 पूर्व में हो, 15 पश्चिम पर स्थित है, तो 15 15 प्लस आपका 30 हो गया। 30 को 4 मिनट से इंटू करिएगा तो 30 बटा 4 आपका आएगा 200 सॉरी 120 मिनट आएगा। 120 मिनट 2 घंटा होता है। तो यहाँ पे आपका दो आंसर जो है सही हो, क्योंकि पहला में आपका 1.5 घंटा है, दूसरा में 2 घंटा है, तीसरा में आपका 30 मिनट और चौथा में आपका 1 घंटा है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट को हम लोग एक जो इसका है 15 1 मिनट इसका उसको हम लोग 4 मिनट में इंटू करते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 15 दूना 30 हो गया। 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट होगा। 120 मिनट को आप घंटे में करेंगे तो आपका 2 घंटा होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा आप 15 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 30 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 86 है न्यूनतम वेतन अधिनियम नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। दूसरा, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। दूसरा, निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। चौथा, कि निश्चित करता कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या है न्यूनतम वेतन? चौथा इसका सही आंसर हो कि निश्चित करता कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना सरकार की तरफ से न्यूनतम वेतन का अधिनियम है, उससे आप कम नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसा कंपनी कम दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, 87 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? पहला अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 21 जीवन जीने से के अधिकार से भी संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अस्पृश्यता का कारण पूछा गया, तो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 है, उसके अंतर्गत कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध माना गया है अस्पृश्यता। ठीक है, अनुच्छेद 17 ये इसका सही आंसर होगा। 88 है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या? पहला, जाति, लिंग, गरीबी, धर्म। तो क्या है? गरीबी एक मुख्य कारण है असमानता का, सही आंसर होगा। 89 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। दूसरा, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू करने को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चौथा, के संविधान संशोधन 2 स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये इसका सही आंसर होगा। 90 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला है पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। दूसरा, आर्य समाज के नुआइयों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। तीसरा है परिवार के केवल पुत्रों और पुरुष
सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। चौथा, केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। तो 2005 का अधिनियम में कुछ चेंज हुए हैं, जिसमें पहले था कि परिवार के में केवल पुत्रों और पुरुष जो है सदस्यों का ही पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार होता था, मगर अब क्या है 2005 में जो चेंज हुआ है, ये उत्तराधिकार में संशोधन हुआ है इस अधिनियम में, और इसमें पुत्रों और पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। ये इसका सही आंसर होगा 90 का पहला। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, और जिसमें मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। ये जो सेशन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं, इस एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो थैंक यू।